नमस्कार विद्यार्थियों। पिछले अध्याय में हम आकृति एवं पृष्ठभूमि प्रत्यक्षण का अध्ययन कर चुके हैं। इसे एक बार फिर मैं आपको शॉर्ट में समझा देती हूँ। जब व्यक्ति किसी भी वस्तु का प्रत्यक्षण करता है तो उसका कुछ भाग उसे स्पष्ट दिखाई देता है और कुछ भाग उसे अस्पष्ट दिखाई देता है। जो भाग उसे स्पष्ट दिखाई देता है उसे हम आकृति कहते हैं और जो उसे अस्पष्ट दिखाई देता है उसे हम पृष्ठभूमि कहते हैं। आकृति तथा पृष्ठभूमि में किस प्रकार इस तरीके का परिवर्तन होता है कि हम प्रत्यक्षण में किसी उद्दीपक को तो आकृति का प्रत्यक्षण करते हैं और किसी को हम पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण करते हैं। इस पृथक्करण के कुछ निर्धारक तत्व हैं जिनके बारे में विवेचना आज हम इस अध्याय में करेंगे। विद्यार्थियों, आकृति व पृष्ठभूमि का संतुलन जितना अच्छा होगा उतनी ही वह हमें ठीक से प्रत्यक्षण उतनी ही हमें उसमें ठीक से प्रत्यक्षण होगा। आकृति व पृष्ठभूमि में रंग, चमक और समान विशेषताओं में जितना अंतर होगा वह आकृति पृष्ठभूमि हमें उतनी ही स्पष्ट दिखाई देगी। यदि आकृति व पृष्ठभूमि में अंतर नहीं होगा तो वह हमें स्पष्ट नहीं दिखाई दे पाएगी। इसलिए यह आवश्यक है कि आकृति एवं पृष्ठभूमि में जो उसकी विशेषताएं हैं उसमें अंतर होना आवश्यक है। फॉर्गस ने 1967 में उद्दीपक की स्थिति और उसकी विशेषताओं को ध्यान देते हुए 4 मुख्य निर्धारक तत्व बताए। ये मुख्य निर्धारक तत्व आकृति और पृष्ठभूमि के पृथक्करण में महत्वपूर्ण योगदान निभाते हैं। सबसे पहले फॉर्गसन ने आकृति तथा पृष्ठभूमि के पृथक्करण में तीव्रता के बारे में बताया। विद्यार्थियों, अगर उद्दीपक की तीव्रता में कमी आ जाएगी या उसे बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया जाएगा तो आकृति और पृष्ठभूमि का संतुलन बिगड़ सकता है और इस संतुलन बिगड़ने के कारण हमें आकृति और पृष्ठभूमि में पृथक्करण महसूस नहीं होगा और हम यह नहीं देख पाएंगे कि जो प्रत्यक्षकरण हम कर रहे हैं उसमें आकृति कौन सी है और पृष्ठभूमि कौन सी है। इसलिए उद्दीपक की तीव्रता में जितनी अधिक तीव्रता होगी उतना ही अच्छे से हम आकृति व पृष्ठभूमि में अंतर कर पाएंगे। आकृति तथा पृष्ठभूमि के पृथक्करण का दूसरा निर्धारक है स्पेटियल विस्तार। स्पेटियल विस्तार से यहाँ तात्पर्य है एक निश्चित स्थान। विद्यार्थियों, आपको पता ही होगा कि पर्यावरण में जो भी उद्दीपक होते हैं वह एक निश्चित स्थान पर होते हैं। यदि उद्दीपक के इस निश्चित स्थान में अंतर किया जाता है तो उस उद्दीपक में विषमता उत्पन्न की जा सकती है। इससे पृष्ठभूमि से जल्दी अलग किया जा सकता है और वह हमें स्पष्ट दिखाई देगी। इसलिए आकृति और पृष्ठभूमि में स्पेटियल विस्तार का योगदान है। तीसरा समयगत विशेषता है और समयगत विशेषता ये बताती है कि यदि कोई उद्दीपक बहुत कम समय के लिए हमारे सामने उपस्थित होगा तो उसका प्रत्यक्षीकरण हमें स्पष्ट नहीं हो पाएगा, क्योंकि जितना समय हमारी
ज्ञानेंद्रियों को किसी वस्तु को देखने के लिए चाहिए, अगर हम उससे कम समय के लिए उसको व्यक्ति के सामने उपस्थित करेंगे तो वह आकृति तथा पृष्ठभूमि को स्पष्टता से नहीं देख पाएगा। कई प्रयोगों से यह सिद्ध हुआ है कि आकृति तथा पृष्ठभूमि के अनुभव के लिए हमें न्यूनतम किसी भी उद्दीपक को 10 मिलीसेकंड के लिए व्यक्ति के सामने उपस्थित करना पड़ेगा, तभी कोई व्यक्ति आकृति और पृष्ठभूमि में पृथक्करण कर पाएगा। अगली विशेषता है आवृत्ति का गठन। प्रत्येक उद्दीपक में एक ऊर्जा होती है और इस ऊर्जा से कुछ तरंगें निकलती है। इन तरंगों से ही व्यक्ति किसी भी उद्दीपक को प्रत्यक्षण कर पाता है। अधिकतर ये प्रकाश की तरंगें 400 से 700 के मध्य चलती है। अगर हम इन आवृत्ति की तरंगों में परिवर्तन कर दें तो आकार और पृष्ठभूमि का संतुलन एक नए रूप में गठित होकर सामने आता है। कई बार अगर यह प्रकाश तरंगे बढ़ जाएं तो हमें आकृति और पृष्ठभूमि में जो पृथक्करण होना चाहिए वह नहीं दिखाई देगा। एटकिंसन ने भी अपने प्रयोगों के आधार पर यही सिद्ध किया कि जैसे जैसे व्यक्ति को एक स्थिति का अनुभव होता है, वह अनुभवों के आधार पर आकार और पृष्ठभूमि में जल्दी अंतर करता है। एटकिंसन के प्रयोगों से भी हमें यही पता चल रहा है कि अभ्यास के द्वारा हम आकृति और पृष्ठभूमि में अंतर कर सकते हैं। इसके अलावा कई तत्व होते हैं जो आकृति और पृष्ठभूमि को प्रभावित करते हैं, जैसे कि आयु। जैसे जैसे व्यक्ति की आयु बढ़ती है वैसे वैसे उसमें अनुभव बढ़ते हैं और अनुभव के आधार पर जब वो आकृति और पृष्ठभूमि का प्रत्यक्षण करता है तो उनमें प्रत्यक्करण कर पाता है। इसके अलावा हमारी अभिवृत्ति और अभिप्रेरणा भी कुछ ऐसे कारक हैं जो हमारे आकृति और पृष्ठभूमि को पृथक्करण करने में सहायक होते हैं। रंगों में अंतर के द्वारा भी आकृति और पृष्ठभूमि का पृथक्करण किया जा सकता है। उद्दीपन क्षेत्र में यदि हम रंगों में भिन्नता करते हैं तो आकृति और पृष्ठभूमि हमें अलग से दिखाई देती है। जैसे उदाहरण के लिए यदि हम लाल आकृति सफ़ेद पृष्ठभूमि पर प्रस्तुत करें तो वह हमें ज़्यादा स्पष्ट और आकर्षक दिखाई देती है। विद्यार्थियों, इन निर्धारकों के अलावा प्रयोगात्मक दृष्टिकोण से आकार भी एक महत्वपूर्ण कारक है जिसके द्वारा हम आकृति तथा पृष्ठभूमि के पृथक्करण कर सकते हैं। आकार द्वारा यदि दो भिन्न क्षेत्र एक दूसरे में अवस्थित होते हैं तो जो छोटा भाग होगा उसे हम आकृति के रूप में प्रत्यक्षित करेंगे और यदि दोनों क्षेत्र बराबर होते हैं तो इसमें दोलन उत्पन्न होता है, जिसका तात्पर्य है कि कभी तो प्रथम क्षेत्र और कभी द्वितीय क्षेत्र हमें आकृति और पृष्ठभूमि के रूप में प्रत्यक्षित होगा। आकार
पृष्ठभूमि को दिखाने के लिए विद्यार्थियों, इन निर्धारक तत्वों के अलावा प्रायोगिक दृष्टिकोण से आकार भी एक महत्वपूर्ण कारक के रूप में आकृति और पृष्ठभूमि के लिए कार्य करता है। यदि दो अलग अलग क्षेत्र एक दूसरे में अवस्थित होते हैं तो छोटे भाग को यहाँ हम आकृति के रूप में प्रत्यक्षण करते हैं, परंतु दोनों क्षेत्र अगर बराबर हैं तो यहाँ दोलन उत्पन्न होता है, जिसका मतलब है कि कभी तो हमें प्रथम क्षेत्र और कभी हमें दूसरा क्षेत्र प्रत्यक्षित होता है। जैसे कि आगे के चित्र में हमें कभी तो हमें गमला और कभी हमें मानव चेहरों का प्रत्यक्षण हो रहा है। आप जब इस चित्र को ध्यान से देखेंगे तो आपको सफ़ेद जो क्षेत्र है वह एक चेहरे की तरह दिखाई देगा और जो काला क्षेत्र है वह एक गमले के रूप में दिखाई देगा। तो हमने इस आकृति और पृष्ठभूमि के निर्धारकों में अलग अलग विशेषताएं देखी। यह सभी विशेषताएं आकृति और पृष्ठभूमि के निर्धारक के रूप में कार्य करती है। इस अध्याय को हम यही समाप्त करते हैं। धन्यवाद।